सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी, प्रेमचंद जयंती जो उपन्यास सम्राट को हम लोग 31 जुलाई को सम्मान अर्पित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। आपने मुंशी प्रेमचंद से तो बहुत काम किया है, तो इस अवसर पर जब 2024 में भी प्रेमचंद जो हैं वो प्रासंगिक हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कि 1936 से प्रेमचंद दिल्ली आए थे और उस जमाने में जो रेडियो स्टेशन था वो माल रोड पर था जी। और उस जमाने में जो उसके डायरेक्टर थे पतरस थे, तो उन्होंने प्रेमचंद को रेडियो स्टेशन पर कहानी के पाठ के लिए आमंत्रित किया था जी। तो प्रेमचंद ने 2 कहानियों का पाठ किया था। आपको यकीन नहीं होगा, मैं बड़ा खोजते खोजते परेशान हो गया और वो कहानियां मुझे नहीं मिली क्योंकि रिकॉर्ड रखने की परंपरा ही नहीं थी जी। तो मेरा ये कहना है कि किस वक्त किसको क्या जरूरत पड़ जाएगी आपको मालूम ही नहीं है। जी जी जी। लेकिन आज का जो वैज्ञानिक साधन है वो इतने हैं कि आप एक पेटारी में सब कुछ रख सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है, देखिए आपने जो सवाल किया है कि प्रेमचंद की क्या प्रासंगिकता है, आप ये पूछ रहे हैं ना जी। देखिए साहित्य की एक अपनी प्रासंगिकता होती है। जी आप कालिदास क्यों पढ़ते हैं? जी किसने पढ़ते हैं? आप तुलसीदास क्यों पढ़ते हैं? जी जी। क्योंकि जो श्रेष्ठ साहित्य होता है ना उसके पढ़ने की एक परंपरा रहती है और वो उसकी प्रासंगिकता उसका पढ़ना ही होता है, उसको ज्ञान प्राप्त करना होता है। जी। प्रेमचंद जिस युग में पैदा हुए वो युग स्वाधीनता संग्राम का युग था, तो स्वाभाविक है उनकी रचनाएं हम उसी संदर्भ में देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि प्रेमचंद अपने युग में कितने प्रासंगिक थे कि वो स्वाधीनता संग्राम के बारे में कहानी लिख रहे थे, समाज सुधार के बारे में लिख रहे थे, सांप्रदायिक एकता के बारे में लिख रहे थे और नई जेनरेशन को, नई युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्त्री के को आधुनिक बना रहे थे। एक गोदान में एक कैरेक्टर है मालती नाम से, जी। मालती डॉक्टर है और वो प्रेमचंद उसका वर्णन करते हैं तो वो एक पंक्ति में उसका चरित्र अंकित करते हैं। वो कहते हैं मालती बाहर से तितली थी और अंदर से मधुमक्खी थी। मैं आपसे गारंटी करता हूँ ऐसी सिमिली आज तक किसी ने दी नहीं होगी। तो प्रेमचंद ने उनको तितली से कहा कि आधुनिक सभ्यता का असर हो रहा था और मधुमक्खी इसलिए कि भाई वो भारत के जो संस्कार है स्त्री के उसको भी उसने ग्रहण कर लिया था। तो प्रेमचंद की प्रासंगिकता ये है कि भाई देखिए सबसे बड़ी बात है कि नई पीढ़ी को उसको पढ़ना चाहिए। नई पीढ़ी पढ़ेगी तो मालूम पड़ेगा कि एक बड़ा लेखक कैसा होता है, वो कैसे हास्य का कैरेक्टर तैयार करता है, कैसे मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाता है। प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के भाषण में कहा था कि साहित्य मन का संस्कार करता है। आपने ये शायद पंक्ति न सुनी होगी ना पढ़ी होगी आपने। लोग इसकी उपेक्षा करते हैं। तो मैं वो ये भी कहते हैं कि पहले में ये भी कहा था कि साहित्य जो है वो राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। लोगों ने उसको साहित्य को पीछे कर दिया, राजनीति को मशाल बना दिया। तो प्रेमचंद को समझने के लिए उनकी भाषा को, उनके साहित्य को सीरियसली पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग बस प्रेमचंद को ये कह दिया मार्क्सवादी और उसी में सब सारे पीछे उसी के पीछे दौड़ते हुए। अरे भाई वो तो ऐसी रचना कुल 5% है, 95% उनका साहित्य भारतीय चेतना का साहित्य है।
आपने बड़े घर की बेटी पढ़ी है, जी जी आपने परीक्षा कहानी पढ़ी है, जी जी आपने मंत्र कहानी पढ़ी है, जो मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये उनकी ताकत है और ये हमेशा बनी रहेगी, और आने वाली पीढ़ी जब भी प्रेमचंद को पढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि आज भी साहित्यकार प्रेमचंद की तरह गांव में रहकर गांव की कहानी लिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अब जरूरी नहीं है, अच्छा, अब जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। वो तो देखिए, जो गांव से आता है वो गांव को जानता है, जी इसके लिए वहाँ रह करके लिखने की क्या आवश्यकता है। जी और प्रेमचंद ने भी जो गांव के बारे में लिखा है वो गांव में रहकर थोड़ी लिखा है, जी। वो तो बनारस में बैठकर लिखा है उन्होंने। तो इसका, लेकिन वो गांव में चूंकि पैदा हुए, गांव से इस शहर जाते थे पढ़ने के लिए, तो गांव उनकी और स्कूल टीचर हुए तो वो भी अनुभव वहाँ का। नेचर नहीं, स्कूल टीचर भी तो उस जमाने में कोई बड़े बड़े शहर तो थे नहीं, जी छोटे छोटे शहर होते थे, तहसीलदार वो भी गांव के जैसे ही होते थे। जी जी आप समझिए, उनका रंगभूमि का जो महानायक सूरदास अड्डा, वो पांडेपुर तहसील में रहता था। जी आज भी पांडेपुर है बनारस में, लेकिन उस जमाने की तहसील कैसी होगी अंदाज लगा लीजिए आप। जी जी। तो भाई, प्रेमचंद को कोई मार नहीं सकता, और प्रेमचंद तुलसीदास के साथ के समान ही जीवित रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी जी। अच्छा, प्रेमचंद के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि एक अंग्रेज से उनकी कुछ झड़प हो गई थी, कुछ बातें हुई थी, वो क्या वाकया हुआ था? देखिए, ऐसा है, जब वो स्कूल में टीचर हुए जी तो उस स्कूल में, वो शायद चुनार था, चुनार का स्कूल का टीचर था, तो उसमें अंग्रेजों की टीम से हिंदुस्तानी टीम की फुटबॉल की टीम हो रही थी। जी तो उसमें एक अंग्रेज ने हिंदुस्तानी खिलाड़ी को जूते से मार दिया। तो प्रेमचंद ने वो जो झंडे लगे रहते ना मैदान में, उसका डंडा उठाया और उसको मारा उन्होंने उसको। ये कहानी है उनकी। मतलब ये है कि उस जमाने की उम्र थी, उसमें तो उम्र क्या थी, 20 साल 22 साल। जी जी। तो ऐसे और भी कई प्रसंग हैं जीवन के जहाँ प्रेमचंद ने गलत चीज को बर्दाश्त नहीं किया। जी एक बार वो एक बनारस में स्टीमर से गंगा पार कर रहे थे, और उसकी पत्नी उनके पास साथ थी। तो एक आदमी उनकी पत्नी के करीब आता चला गया। तो उनकी पत्नी ने कहा, देखो ये क्या बदतमीजी कर रहा है। जी तो प्रेमचंद ने उसको उठाया और गंगा में फेंकने के लिए तैयार हो गए। ये है प्रेमचंद। जी जी। तो अच्छा, वैसे वो उपन्यास सम्राट कहलाए, लेकिन उन्होंने कहानी और नाटक भी लिखा उन्होंने। नहीं, नाटक 3 नाटक है, लेकिन नहीं, नाटक का उनका मंचन नहीं हुआ कभी, बहुत कम हुआ। इस नाटक में उनकी ख्याति नहीं हुई बहुत ज्यादा। कहानियों में उनकी कहानी और उपन्यास दोनों में उनकी बड़ी कहानी ख्याति हुई। अब कुछ लोग कहते हैं कहानीकार बड़े हैं, कुछ कहते हैं उपन्यासकार बड़े हैं। मेरे लिहाज से तो वो कहानीकार बहुत बड़े कलाकार है, बस उनकी कहानी आपको सारी जिंदगी याद रहेगी। अब एक बार बड़े घर की बेटी पढ़ लीजिए, आप कभी भूल नहीं सकते। जी जी। और गांव के कैरेक्टर को सीधा उठाते थे, वो गांव का नाम जो है वो गांव के कैरेक्टर को भी उठा देते, वो शहर के कैरेक्टर को भी उठा देते। जी। वो शहर के कैरेक्टर्स को लोगों ने उसे उपेक्षा कर दी। जी। सच्चाई ये है कि उनके कैरेक्टर्स भी गांव से ज्यादा है, और वो मध्य वर्ग के हैं या उच्च वर्ग के हैं। जी। आप उनकी मानसिकता को समझिए ना, वो क्या कहते हैं। जी। वही शहर का आदमी जो है, डॉक्टर जो है, वो एक गरीब पेशेंट के बच्चे को नहीं देखता, वो मर जाता है। तो सोचिए वो कैसा शहरी है। लेकिन वही आदमी उसके बेटे को जो सांप ने काट लिया था उसको बचा लेता है। तो ये गांव और शहर का अंतर वो बराबर दिखाते चलते हैं। शहर का और गांव का जो अंतर है वो गोदाम में आपको दिखाई देगा बड़ी लंबी तक, तो उसकी लोग चर्चा ही नहीं करते। आप एक बार पढ़ लीजिए, और मेरे कहने से देखिए तो गांव का जो कैरेक्टर, गांव के जो कथा प्रसंग है, वो कैसे होरी से कथा से जुड़े हुए हैं। और बोलिए। और नमक का दरोगा भी उन्होंने बड़े आजकल की स्थितियों पे भी प्रकाश डालता है। देखिए, नमक का जो दरोगा है उसकी कई इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन ये है जो प्रेमचंद देना चाहते हैं कि जो ईमानदार आदमी है वो उसको पुरस्कार मिलता है, राइट जी। एक का इंटरप्रिटेशन ये है, देखिए कितना वो सेठ बदमाश था कि जिस दरोगा ने उनको जेल करा दिया, उसी दरोगा को उन्होंने 1000 रुपये महीने पर अपनी संपत्ति का इंचार्ज बना दिया, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि ईमानदार रहेगा। लेकिन प्रेमचंद की दृष्टि यही है कि भाई जो ईमानदार है वो समाज में पुरस्कृत होता है। जी जी। ये प्रेमचंद कहना चाहते हैं।
जी 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 जी। अच्छा, उस वक्त आपको क्या लगता है प्रेमचंद ने गुर्बत की जिंदगी दी? वैसे तो टीचर थे, लेकिन कुछ फोटोग्राफ देखिए ऐसे आते प्रेम हैं फोटोग्राफ्स के ये बारे बड़ा में। ये फोटोग्राफ्स बड़ा जो है मिथक नहीं जूते बड़ा फटे मिथक हुए। तैयार नहीं बड़ा मिथक तैयार किया गया कि प्रेमचंद गरीबी में रहे, जी गरीबी में जिंदा रहे और गरीबी में मर गए। जी ये रामविलास शर्मा ने लिखा है। जी मैंने श्रीमती दीदको के आप गलत कहते हैं। जी उनकी सर्विस बुक मेरे पास है 20 साल की। जी सन 1900 में उनकी सैलरी थी भाई साहब 50 रुपए महीना, जी और 21 में जब रिटायर हुए तब उनकी सैलरी थी 150 रुपए महीना। जी उस 1921 में सोने की कीमत जानते क्या थे? 15 रुपए तोला थे। जी तो आप लगा लीजिए कितनी सैलरी थी। जी जी और जब वो फिल्म लाएंगे बम्बई गए 1934 में, जी। उनकी सैलरी थी 800 रुपए महीना। हम्म, तो कहाँ गरीब थे भाई वो? जी हाँ, वो उस जमाने के मध्य वर्ग के व्यक्ति थे जो आर्थिक निश्चितता चाहते थे। उनको आर्थिक निश्चितता नहीं मिली होती थी, वो चाहते थे। जी तो वो अलग बात है, वो तो हर आदमी का स्ट्रगल होता है। जी जी आज का आदमी तो ऐसा स्ट्रगल है या नहीं है? जी लेकिन प्रेमचंद की गरीबी को ग्लोरीफाई करके उनको महान लेखक बनाना, ये मुझे पसंद नहीं है। जी 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 जी। उनका जो निधन हुआ उस समय जो उनकी पत्नी थी और कुछ साहित्यकार वहां पर पहुंचे हुए थे, वो बड़ा मार्मिक सीन नजर आता है कई बार वो देखने में कि उनकी ऐसा है, पत्नी जो है काफी भावुक हो गई थी। अमृत राय ने जो जीवनी लिखी है जी उसमें उन्होंने दिखाया कि कोई साहित्यकार उनके साथ नहीं था शव यात्रा में। जी और उसका अंत किया को एक किसी ने पूछा कौन है ये, जी उसने कहा कि वो कोई मास्टर की अर्थी है ये। जी लेकिन मैंने कुछ चीजें निकाली, उसमें मैं बताया कि नहीं वो गलत कहते हैं। उन्होंने कोई रिसर्च ही नहीं की। उस जमाने में एक परिपूर्णानंद वर्मा थे। जी आपने संपूर्णानंद का नाम सुना है? जी जी। एक और साहित्यकार थे उस वक्त। नहीं, संपूर्णानंद के भाई थे ये, जी परिपूर्णानंद वर्मा। जी और ये परिपूर्णानंद वर्मा जो थे प्रेमचंद के रिश्तेदार भी लगते थे। जी तो ये उस जमाने उस वक्त उनके वहां उपस्थित थे। जी उन्होंने एक संस्मरण लिखा है प्रेमचंद की उस दृश्य का, जो मैंने कोट किया है। जी जी उस वक्त में जयशंकर प्रसाद उपस्थित थे। जी तो शिवरानी देवी ने उनकी लाश को जाने नहीं दिया। जी जी तो प्रेम प्रसाद आगे बढ़ के बोले भाभी अब तो ये मट्टी है, छोड़ो इसको, क्या करना है इसका। तो शिवरानी देवी बड़ी क्रोधित हुई। उन्होंने कहा कि आप कवि हो सकते हैं, महाकवि हो सकते हैं, पर आपको मालूम नहीं है कि स्त्री का हृदय क्या होता है। मैंने दोबारा शादी इसलिए नहीं की थी कि ये छोड़ के चले जाओ। ये किसी को मालूम ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा। तो प्रेमचंद के जीवन के बारे में जो मैंने रिसर्चेस किए, उसके बड़े अनेक तथ्य मैंने ऐसे निकाले जो किसी को मालूम ही नहीं था। जी जी। तो नई पीढ़ी को डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो नई पीढ़ी मैं केवल ये साहित्य कहना से चाहूंगा कि प्रेमचंद को जरूर पढ़िए, जैसे वो तुलसीदास को पढ़ना जरूरी है, मुझे प्रेमचंद को पढ़ना बहुत जरूरी है। जी और प्रेमचंद से ही वो अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। जी बस, क्योंकि कहने को तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रेमचंद की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जी जी और प्रेमचंद को कोई मार भी नहीं सकता, बता देता हूँ। जी 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 प्रेमचंद तब तक जिंदा रहेंगे जब तक मनुष्य अच्छा मनुष्य बनना चाहेगा। जी बस। जी। आप बनना चाहेंगे ना अच्छा मनुष्य? तो डॉक्टर और बताइए। कमल किशोर गोयनका जी, मुझे याद आ रहा है प्रेमचंद जी के सुपुत्र कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में आए थे, मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे आज तक याद है, कि वो कह रहे थे कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मुंशी प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक हैं। देखिए ऐसा है, उनकी तकलीफ ये थी कि उनके सामने उनको कभी किसी ने लेखक माना नहीं। अमृत राय की तकलीफ ये थी हमेशा, इसलिए वो जैसी इस तरह की बातें कहते हैं, वो उसका कारण यही है कि वो बड़े कुंठित थे अंदर से। भाई इसमें प्रेमचंद की क्या गलती है कि वो प्रेमचंद हो गए और तो अमृत राय ही बने रह गए? ये तुम्हारी गलती है। मतलब जो परिस्थितियां हैं वो आज भी कमोवेश उसी तरह की हैं जो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में उतारा था वो कई नहीं साल। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि परिस्थितियां वही है। परिस्थितियां बहुत बदल गई है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव नहीं बदला है। प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य क्या है? एक कुपुरुष और सुपुरुष की लड़ाई है ये, मतलब बुराई और अच्छाई का संघर्ष ही साहित्य है। बस।
इसलिए अच्छा ये है कि साहित्य उनका पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। जी बोलिए भाई साहब, जी, बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को और इस तरह की पॉजिटिव चीजें साहित्यकारों को याद करने के लिए 31 जुलाई उनकी जयंती पे हम सभी मिलकर उनको याद कर रहे हैं। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।